हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो इसी बीच आप लोगों का जो एक मेजर पार्ट होता है, जो कि आपका एक बड़ा वाला भाग जो होता है, वो होता है निबंध और होता है आपका आवेदन। जैसे कि आपका इससे पहले हम लोग जो पत्र के बारे में पढ़े थे, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये पत्र कैसे लिखे जाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक जो आता है आपका, बहुत ज़्यादा जो अंक दिलाने वाले होते हैं ये टॉपिक, तो वो है आपका निबंध लेखन। निबंध लेखन में क्या होता है कि हम लोगों को किसी टॉपिक पे हम लोगों को बहुत सारी बातें लिखना पड़ता है। जैसे कि उसको 500 शब्दों में, कई सारे 300 शब्दों में उसमें लिखे रहते हैं कि इनमें से कोई एक आप लोगों को ऑप्शन दिया रहता है, उसमें कोई किसी में से एक पे आपको निबंध लिखना रहता है। निबंध लेखन में क्या होता है कि आपको 2 से 500 वर्ड का आपको एक उस पर लेख लिखना होता है, ठीक है? यानी आप लोगों को देखा जाए तो निबंध निबंध लेखन में यानी आप लोगों का जो 8 नंबर है वो आने वाला है। इसमें से हम लोग जो करने वाले हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि सीधा आपको एक निबंध लिखकर बता देंगे कि ऐसा निबंध लिखा जाता है, ऐसा नहीं, ठीक है? क्योंकि आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो बहुत सारी कठिनाई होगी कि निबंध को कैसे लिखा जाता है, उनके कितने प्रकार हैं। और आप जब इन पार्ट को पढ़ लेंगे, इन सभी जो भी डिटेल्स हैं, इनको अगर पढ़ लेंगे विस्तारित तौर से, तो आप किसी भी टॉपिक पे आप अपने से आप ये है कि निबंध लिख सकते हैं। तो आइए हम उन्हीं पे बात करते हैं, जो कि 8 नंबर का टॉपिक आपका आने वाला है। और ये आप कई सारे एग्जाम में देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 5-6 निबंध रट लेते हैं, उसको लिखने के लिए प्रयास कर लेते हैं। लेकिन निबंध को एक-एक तौर तरीके से लिखा जाता है, जिसमें से आप लोगों को 8 में से 8 नंबर आने वाले हैं। अगर यही एक टॉपिक है देखा जाए, लेकिन ये देखा जाए कि यही एक टॉपिक है आपका, जो कि आपको अगर सही से लिखने के लिए आता है लेखन, तो इसमें 8 में 8 आने वाले नंबर है, ठीक है? और बाकी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जो कि पढ़े उन्होंने, तो उनमें से नंबर कटने की संभावना हो जाती है। तो आप लोग इस अध्याय को अगर कर लेंगे पूरे वीडियो को, तो आपको ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको निबंध लिखने के लिए बखूबी आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। पहले पहले देख लेते हैं कि निबंध लेखन है क्या? निबंध लेखन देखो क्या है कि निबंध जो है ना, शब्द नि और बंध, ये 2 शब्द मिलकर आपका क्या हुआ है? निबंध बना है। नि होता है आपका, नि होता है भली-भांति, जिसको आप लोग जानते हैं, ठीक है? और बंध होता है यानी बांधना से ये लिखा गया, ये लिया गया है शब्द। तो 2 शब्दों के मिलने से बना है, ये 2 शब्दों के मिलने से बना है। इसका अर्थ है, यहाँ पर लिखे हैं, भली प्रकार से बाँधा हुआ। ये भली प्रकार से बाँधा हुआ, जो कि ऐसा किसी चीज़ को अगर बाँध देते हैं जो कि सही तौर पे व्यवस्थित हो, जिसको कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम लोग निबंध। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप लोग इसको? इसे कहते हैं हम लोग कंपोजिशन कहते हैं, आप लोग कहते हैं, ठीक है? अंग्रेजी में इसको कंपोजिशन कहते हैं और हिंदी में इसको निबंध कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को निबंध जो होगा वो समझ में आ गया होगा कि निबंध कहते हैं किसको, ठीक है? अब देखो, अब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अलग-अलग परिभाषा दिया है निबंध के तौर पे। तो ज़्यादा नहीं, हम लोग 2 ठो याद रखना है, जो कि आप लोगों को कई सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये देखा जाए कि हरियाणा जेबीटी आप लोग जब भी कभी भी अगर आप लोग डीएलएड की तैयारी करेंगे, तो उसमें निबंध लेखन क्या है, उस पर आप लोगों को डिटेल से लिखना रहता है। तो डिटेल में भी लिख सकते हैं आप, अगर पढ़ें तो, ठीक है? तो बहुत सारे विद्वान का निबंध पे अलग-अलग परिभाषाएँ हैं। यहाँ पर एक परिभाषाएँ लिखे हम, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन बहुत सारे विद्वान जो है, अपने-अपने दिमाग से अपने-अपने परिभाषा देते हैं, जो कि गलत नहीं है, ठीक है? उनको पढ़ लेते हैं। देखो, एक विद्वान है आपका डॉक्टर माया मिश्रा, लिखती हैं कि निबंध रचना के रूप में सार्थक, सशक्त एवं कलात्मक भाषा में सजी हुई अभिव्यक्ति है। ये कहती है कि निबंध जो होता है ना, रचना, जो कि हम लोग लिखते हैं, के रूप में सार्थक, जो सार्थक मीन्स होता है सही शब्द जिसको कहते हैं, या जिसका कोई अर्थ अच्छा हो, ठीक है? सशक्त यानी उसका जो अ, एक व्यवस्थित तौर जो होता है, व्यवस्थित तौर वो होगा, एवं कलात्मक, जो कि आप लोगों का बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी देखे होंगे, जो कि पढ़ने में तो बहुत है, लेकिन उसको जब लेखन का कार्य दिया जाता है, तो उसमें पीछे हो जाते हैं। तो उसमें कला नहीं होती है, लिखने की कला नहीं होती है। तो जिसमें कला होगी लिखने का, भाषा में सजी हुई, एक सजा हुआ अभिव्यक्ति है, ये एक विचार है आपका, अभिव्यक्ति में लिखा हुआ एक रूप है, ठीक है? तो ये डॉक्टर माया मिश्रा लिखती है कि जो निबंध होता है वो सार्थक यानी अर्थ बताने वाला, सशक्त यानी मजबूत आपका, कलात्मक यानी जिसको ये एक तौर से कहा जाता है कि यानी एक फन है, ठीक है? भाषा में सजी हुई अभिव्यक्ति है, यानी एक लिखा हुआ सबूत है, कह सकते हैं आप लोग, ठीक है? अब देखो, दूसरा एक और विद्वान है जो कि कहते हैं कि उसका नाम है हरिनाथ टंडन। वो लिखते हैं कि निबंध लिखना अभ्यास से आता है। तो देखते हैं, निबंध जो होता है ना, अभ्यास से नहीं, आप लोग बार-बार अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से आता है निबंध। निबंध जो होगा, ऐसे अगर देखा जाए तो हम लोग 5-6 निबंध अपने ज़माने में याद कर लिए थे। उसको कहीं जैसे कि ग्रीष्म ऋतु ऋतु से आता है, कोई त्योहार हो गया, होली आ गया आपका, दिवाली आ गया, इस पे याद कर लेते हैं।
तो अक्सर होता है कि इन्हीं सबसे आता है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। कहते हैं हरिनाथ टंडन कि निबंध लेखन जो है ना अभ्यास से आता है, अभ्यास यानी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आता है वो, ठीक है। अतः थोड़े से चुने शब्दों में किसी विषय पर अपना विचार प्रकट करना निबंध कहते हैं। यानी कहते हैं ये कि थोड़े से चुने शब्दों में, ये थोड़ा सा आप जो चुने शब्द चुनिंदा शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैसा नहीं कि हम लोग कोई कहानी लिख देते हैं, नहीं, उसमें चुने शब्दों और अच्छे अच्छे व्यवस्थित तो शब्द को लिखते हैं किसी विषय पर। कोई भी विषय दे सकता है आपको, किसी भी टॉपिक पर, जिसको कहते हैं विषय पर अपना विचार प्रकट करना, यानी किसी विषय पर अपना जो उस पर जो भाव प्रकट करते हैं हम लोग, यानी ऐसा उसको कह सकते हैं कि जो आपने देखा उसी को उसको अच्छे शब्दों में पिरो कर लिख दिए, तो उसी को कहते हैं हम लोग निबंध कहते हैं। ये किसके द्वारा लिखित है? ये हरिनाथ टंडन लिखते हैं ऐसा कि आपको जो निबंध लिखने के लिए आएगा, वो निबंध लिखने के लिए कब आएगा, यानी अपने तौर पे, तो वो कहता है अभ्यास से आएगा, और वो थोड़े थोड़े शब्दों को चुन कर जो लिखेंगे और किसी विषय पर अपना जो विचार प्रकट करेंगे यानी साझा करेंगे, तो वही आपका क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि निबंध लेखन में जितनी भी चीजें हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। निबंध कहते किसको है और कई सारे विद्वान का क्या इस पर विचार है, तो ये हम लोग समझ लिए। अब समझते हैं हम लोग कि निबंध के प्रकार कितने हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। देखा जाए तो निबंध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 प्रकार के निबंध के बारे में समझेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। तो उसमें से निबंध याद रखना आप लोगों की, अभी हम लोग 4 तरीके समझेंगे। तो पहला होता है कथात्मक निबंध। कथात्मक निबंध हम लोग शॉर्ट में बताएंगे आपको, इसके बाद हम लोग डिटेल में भी जाएंगे। कथात्मक निबंध ऐसा होता है कि जो कि विद्यार्थी को अपने जुबान में जो चीज होती है, अपने सामाजिक में होने वाली चीजें, जो कि कथा के तौर पे होते हैं। जैसे कि गाय पे अगर कोई निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए, तो बच्चे क्या करते हैं, उनमें से उनको देखते हैं, इमेजिन करते हैं, उनका दिमाग में एक दृश्य देखते हैं उसको, तो उसी पे अगर पूरा वो कर देते हैं कि गाय के 2 आंख होते हैं, एक सुराख होते हैं, नाक में सुराख होते हैं, इसमें 2 छेद होते हैं, ये ऐसे उन्होंने लिखते हैं, वो लिखते हैं। तो इसमें ये कथा के तौर पर चला जाता है कि निबंध उस तरह से लिखा जाता है। एक होता है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक यानी कई जगह आप घूमने जाएंगे, तो वहां पर जो भी चीज देखेंगे वर्णन उसका कर देंगे कि यहाँ मैंने कोई पहाड़ी पे घूमने गया, वहां बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वहां का वातावरण बिल्कुल शांत था, वहां पर कई सारे पत्थर थे, तो ये सभी वर्णन किया। या जहाँ पर जाएंगे फलाना गांव में गए थे, वहां पर कोई पहाड़ देखे थे, तो ये आपको कोई चीजें वर्णन करते हैं, तो उसी को कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। और विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं? विचारात्मक निबंध में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को देखते हैं और अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि हमारा पर्यावरण पे अगर यानी आपका आ जाए निबंध लेखन के लिए, तो उसमें क्या करेंगे आप कि अपने पर्यावरण को, दृश्य को देखेंगे और अपना अपना अलग अलग सभी बच्चे विचार देते हैं उस पे। तो आप लोग अगर विचार किसी पे देते हैं, तो वैसा अगर निबंध लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विचारात्मक निबंध कहलाएगा। और चौथा है आपका भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध में क्या होता है, कोई भी चीज भावना से जुड़ी रहती है। भावना से जुड़ी ऐसा होगी कि मान के चलो हम लोगों का कोई त्योहार है, तो एक भावना के तौर पर मनाते हैं, तो भावना उसमें जुड़ी जो होगी, जो भावना के तौर पर जो जो निबंध लिखा जाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका भावनात्मक निबंध कहलाएगा। इसको हम लोग आगे जाके डिटेल में समझेंगे। और अब देखो इसमें एक चीज है कि आपका यहाँ पर हम एक टॉपिक लिए हैं कि इतना तो हम लोग सब चीज पढ़ लिए। अब देखो क्या कि निबंध लेखन के उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। निबंध तो हम तो लिखते हैं, शुरू से लिखते आ रहे हैं, ऐसा हम लोगों को बताया जाता है स्कूल में कि निबंध जो लिखा जाता है इससे नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इनके कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, इसके कई सारे पर्पस हो सकते हैं। देखो निबंध लेखन के उद्देश्य में ऐसा भी आ सकता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उसका जो आपका रचनात्मक जो लेखन होता है वो उनसे बढ़ता है। उनके दिए गए विचार को उनमें से क्या होती है? वृद्धि होती है। उनका जो वोकाबुलरी होती है, यानी जो आपका कह सकते हैं शब्दार्थ, उनको वो चुनने में वो मदद करता है। उनको अच्छे-अच्छे वर्ड्स आते हैं, उनको अच्छे-अच्छे शब्दार्थ लिखेंगे तो उनको अच्छे-अच्छे वर्ड को सही से परखने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। तो देखा जाए निबंध लेखन के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। हम लोगों को ये एक सिखा दिया गया है कि निबंध लिखेंगे तो आप लोगों को 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। आपका 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, कई सारी क्लास में अलग-अलग मार्क्स मिलते हैं। लेकिन निबंध लेखन के कई सारे उद्देश्य होते हैं, जो कि हम लोगों को पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम चल गया है कि निबंध लेखन का बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ते हैं बस सही से और सुनाते भी अच्छे हैं, वो पढ़ने में अच्छे रहते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी होती है ना, क्रिएटिव थिंकिंग की बारी आती है, रचनात्मक लेखन की बारी आती है आपका, तो वो पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि उनको लिखने का एक ऐसा विचार नहीं उनमें डेवलप हो पाता है, वृद्धि हो पाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे लेखन का कार्य नहीं कर सकते। तो लेखन कार्य में हम लोगों का निबंध बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है। ठीक है, तो चलते हम लोग आगे बात करेंगे कथात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध और भावनात्मक निबंध कैसे लिखा जाता है। उसके बाद बताएंगे एक अच्छा निबंध कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग निबंध को समझ लिए, निबंध के प्रकार को समझ लिए। उन प्रकार में से जो एक प्रकार है आपका, वो है पहला आपका जो है वो कथात्मक निबंध है, पहला आपका है। ठीक है,
कथात्मक निबंध कहते किसको हैं, इससे पहले हम कुछ आपको बता चुके हैं, जो कि आप लोगों को थोड़ा ना थोड़ा जरूर मालूम हो चुका होगा, ठीक है। तो ये निबंध जो होता है ना, ये निबंध का सबसे बड़ा सहज एवं सरल रूप है। ये कथात्मक जो निबंध होता है ना, बिल्कुल आप समझ लीजिए कथा के तौर पे होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एवं सहज रूप एवं सरल रूप जो कहा जाता है, सहज यानी अच्छे तरीके से जिसको लिखा जाता है, और सरल यानी बिल्कुल आसान रूप है ये, ठीक है। विद्यार्थी क्या होता है, विद्यार्थी किसी जानी हुई वस्तु को आधार बनाकर लिखा जाता है इस पर। विद्यार्थी को क्या होता है कि किसी भी जानी हुई वस्तु को वो जानता है पहले से, उसको एक आधार बना लेगा, उसको एक बेस बना लेता है और उस पर लिखना स्टार्ट कर देता है। उसी को कहते हैं हम लोग कथात्मक निबंध। तो उम्मीद करता हूँ कथात्मक निबंध तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो कथात्मक निबंध कैसे लिखा जाता है, किस किस टॉपिक पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस निबंध में क्या क्या चीजें होती है, देखना कि इस निबंध में क्या होता है, किसी घटना या पुरानी कहानी एवं धार्मिक या सामाजिक पहलू को क्या करता है, आधार बनाया जाता है। यानी इसमें जो आधार बनाया जाता है, आपका जो बेस बनाया जाता है, वो किसी घटना से, जैसे घटना हमारे पास एक आया था जो भूल गए आप लोग, वो कोविड-19 था। तो ये एक घटना था हमारे हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एक घटना में से कोविड-19 को याद किया जाएगा। तो ये एक घटना था। पुरानी कहानी जो बीत चुके हैं वो कहानी, जैसे कि हैजा की बीमारी एक पुरानी कहानी थी, अब नहीं है किसी को, तो ये एक पुरानी कहानी थी, ठीक है। एवं धार्मिक या सामाजिक, धार्मिक में क्या होगा कि आपका जो दीपावली पर्व होते हैं या कोई अन्य त्योहार जो होते हैं, ईद होते हैं या अन्य कोई त्योहार भी होते हैं, जो धार्मिक रूप से जुड़े होते हैं, तो वो जो कहानी होते हैं। एवं सामाजिक पहलू में क्या है आपका, सामाजिक पहलू में देखा जाए तो हमारा दहेज है और बात बहुत सारे पर्यावरण के मुद्दे हैं, तो ये आपका सामाजिक पहलू में आएगा। तो इसी को एक आधार बनाकर आप जो लिखेंगे वो निबंध, उसी को कहते हैं हम लोग आपका कथात्मक निबंध। तो ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो कथात्मक निबंध किस पे लिखा जाएगा, जैसे कि आपका एक महामारी आया था कोविड-19, ये भी एक हैजा बीमारी आया था, यानी हैजा बीमारी आया था। तो ये एक पुरानी कहानी है, घटना के रूप में है। दहेज क्या है हमारा, दहेज क्या है, सामाजिक पहलू है आपका, ठीक है। दीपावली क्या है, ये धार्मिक पर्व है आपका, धार्मिक जुड़े हुए आस्थाएं हैं सभी लोगों के, या अन्य कोई त्योहार आएगा, वो सब पर अगर आप लिखेंगे कोई भी निबंध, तो वो निबंध कहलाएगा आपका कथात्मक निबंध। आगे चलते हम लोग दूसरे बात करेंगे। दूसरा आपका है आपका वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध क्या होता है ये समझेंगे हमें इसमें। तो वर्णनात्मक निबंध, अगर आपको देखा जाए कि अगर आप कोई ऐतिहासिक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की चीजें को जो आप देखते हैं, उसका अगर आप निबंध में वर्णन करते हैं, तो वो कहलाता है आपका वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है कि विद्यार्थी का ज्ञान में वृद्धि होती है। इसमें अगर मान के चलो कोई बच्चा अगर ताजमहल देखने गया, तो वहाँ की वो आपका एक इतिहास उठाएगा, वो किसने बनाया है, कब बनाया है और क्यों बनाया है और कहाँ पर ये स्थित है, इनके बारे में उनको नॉलेज मिलेगा। और कब बनाया है, कारीगर ने किस संरचना से इसको बनाया है। तो इसमें बहुत सारे हम लोगों का वर्णन का एक विषय आ जाता है, इसमें जो बहुत सारी चीजों का वर्णन होता है, ठीक है। तो जो वर्णन के तौर पर आपका जो निबंध होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वर्णनात्मक निबंध। चलते एक और समझ लेते हैं एक बात से, कि वर्णनात्मक निबंध को, इस प्रकार का निबंध जो होता है किसी वस्तु या स्थान या परिस्थिति को आधार बनाकर लिखा जाता है। ये बताए ना हम कि इसमें किसी वस्तु या स्थान का, वो भी स्थान क्या होगा, ऐतिहासिक स्थान होगा या कोई चर्चित स्थान होगा, या परिस्थिति, यानी हम लोगों का जो भी स्थिति आएगा, यानी सिचुएशन को देखकर जो आधार बनाया जाता है और लिखा जाता है उसको, तो वो कहलाएगा आपका वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध देखते हैं हम लोग कि इस प्रकार के निबंध में क्या होता है, निबंध में विद्यार्थी का निरीक्षण निरीक्षण देखो यहाँ पर अच्छी बात कर रहा है, निरीक्षण शक्ति, यानी परखने की जो शक्ति होती है, उसको ऑब्जर्व करने की जो शक्ति कहते हैं हम लोग, का विकास होता है, उसका डेवलप होता है उसका। यानी विद्यार्थी को वहां पर चीजें जो देखते हैं वो ऑब्जर्व करने के, यानी निरीक्षण करने की उसका शक्ति बढ़ता है और इससे ज्ञान उसका ज्यादा अर्जन होता है, ठीक है। देखते हैं आगे की, इस प्रकार के निबंध जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐतिहासिक स्थल के होते हैं, जैसे कुतुब मीनार। आप जैसे घूमने के लिए गए कुतुब मीनार, तो आप लोग जरूर खंगाल के देखेंगे इतिहास को, कुतुब मीनार किसने बनाया था भाई, क्यों बनाया था, क्या उद्देश्य थे उनके और कब बनाया था, तो इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसमें बहुत सारे ईंटें लगे हैं, बहुत सारी कारीगरी लगे हैं, तो आप लोग उनको देखेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, यानी वर्णन उसका करेंगे। आप जब देखेंगे उसको बाद लिखने के बाद लिखेंगे तो निरीक्षण उसका वर्णन करेंगे, तो उसी को कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। जैसे आगरा का ताजमहल देखने जाएंगे तो वहां पर आप लोग बहुत सारी चीजें निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करने के बाद आपको एक निबंध लिखना होगा, तो आप लोग बखूबी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप ये वर्णनात्मक निबंध में कोई भी चीज हम देखते हैं, उसका ऑब्जर्व करते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं, तो उसको हम अपने शब्दों में पिरो कर लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपका वर्णनात्मक निबंध। और उसके बाद है ताजमहल, जैसे हो गया आपका लाल किला, और बहुत सारी जगह का नाम, जहां पर आप जाएंगे कुछ ना कुछ देखेंगे और उसको अपने शब्दों में पिरो कर लिखेंगे, वही कहलाएगा आपका
वर्णनात्मक निबंध। अब चलते हैं हम तीसरे की बारी आ जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका निबंध में जो आपका तीसरा प्रकार है वो है आपका विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध कहते किसको है ये समझेंगे, ठीक है। तो विचारात्मक निबंध जो कहा जाता है, यानी किसी भी एक टॉपिक पे आपको अगर दिया जाए कि इस पर आपको आपका विचार क्या है, पूछ लिया जाए आपसे अगर, तो आप अलग अलग तरह से इसका विचार दे सकते हैं। कई सारे उसके कमी बता सकते हैं, कई सारे उसके लाभ बता सकते हैं, समझे, कई सारे उसके सुझाव बता सकते हैं आप लोग। तो इनमें क्या होता है कि कोई भी विचार आप अपना साझा करते हैं जिस निबंध में, उसे कहते हैं हम लोग विचारात्मक आपका निबंध। विचारात्मक निबंध में क्या होता है, देख लेंगे एक बार हम लोग कि इस प्रकार का जो निबंध है कि निबंध में क्या होता है, विचारों की प्रधानता होती है, यानी उसकी जो ज्यादा, जिसको कहते हैं ना अव्वल वाला, यानी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जिसको कहते हैं आप लोग, इसकी प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें समस्यात्मक, इसे दूसरा नाम इसका है, इसे समस्यात्मक निबंध भी कहते हैं। यानी इसका दूसरा जो नाम दिया गया है वो समस्यात्मक निबंध, जिसमें कोई भी समस्या आपके तौर पर दिया जाएगा आपको और उसको हल करके दिखाना है, यानी विचार उस पर देना है जो कि हल होगा, उसके कहते हैं हम लोग विचारात्मक आपका निबंध। यानी इसका दूसरा नाम है आपका समस्यात्मक निबंध, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग विचारात्मक निबंध को समझ गए होंगे। अब चलते हैं, देखो विचारात्मक निबंध के बारे में और जानकारी लेंगे हम लोग कि इसमें जो होता है ना, विद्यार्थी अपनी चिंतन, जो आपका थिंकिंग होता है, ठीक है, और विवेक, यानी जो बच्चे का जो आपका सहनशीलता जिसको कहते हैं, उनका बुद्धि जिसको कहते हैं दूसरा रूप, यानी बुद्धि, विवेक उनसे होता है बुद्धि, तो इनकी जो बुद्धि होती है एवं तर्क एवं तर्क के आधार पर, यानी उसका क्या, यानी राय होता है आपका, जिसको कहते हैं तर्क, यानी राय जिसका होता है उसका, वो राय के आधार पर जो निबंध का विकास करता है उसे कहते हैं हम लोग विचारात्मक निबंध कहते हैं। तो ये एक जानकारी हम लोगों को भी मिली कि विद्यार्थी इसमें क्या करता है, चिंतन यानी थिंकिंग करता है आपका, यानी सोचता है वो कुछ, ठीक है, उस पर, और विवेक यानी अपनी बुद्धि से, और एवं तर्क अपनी राय से क्या करता है, आधार बनाता है, वो अपना एक आधार बनाता है और उसी पर वो निबंध लिखता है, उसे कहते कहते हैं, उसमें विकास भी होता है किसका, एक आपका विचारात्मक यानी विचारात्मक निबंध लिखने का एक विकास होता है आपका, जिसमें बुद्धि का भी विकास होता है, चिंतन का भी होता है और तर्क यानी थिंकिंग का आपका, जिसको कहते हैं आप लोग सॉल्व करने का, किसी राय को देने का, यानी आपका एक आधार बनाता है, वो क्या करता है, हमारे उन सभी का विकास करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो यहाँ पर एक आपका है कि एक आपका देखो पंक्ति दिया गया है, ये कहता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी ये कहना चाहता है कि करत करत अभ्यास, यानी आपका अभ्यास जितना करेंगे, ते जड़मति होत सुजान, यानी उतना ही आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, यानी उतना ही आप में उसमें, आपको एक हिसाब से कहा जाए तो उसमें आपको उतना ही बुद्धि हो जाएगी, उतना ही विवेक हो जाएगा आपके अंदर, उतना ही विचार हो जाएगा आपके अंदर, ठीक है, और उसमें ही उतना ही आपको तर्क थिंकिंग और तर्क करने की आपको सलाहियत हो जाएगी। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी आप बार बार अभ्यास किसी चीज का करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो उसमें एक ऐसा मन के चलो कहा जाता है कि आप उसके एक मास्टर माइंड भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अभ्यास से आएगा, यानी बार बार प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। और देखो आपका और सारे मुद्दा हो सकते हैं, जैसे बेरोजगारी, आपके सामने पर एक मुद्दा दे दिए हम कि बेरोजगारी, बेरोजगारी है क्या, इसको आप मुद्दा दे दिए एक हम, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर आप एक विचार तो जरूर देंगे, तो विचार तो देंगे, उसमें विचार में बहुत सारे आप उसमें बताएंगे कमी क्या है इसमें, कैसे हुआ बेरोजगारी का, कैसे आ रही समस्या, ये कि आप तर्क दे सकते हैं, उसमें तर्क दे रहे हैं आप, उसमें आप बुद्धि का यानी आप लोगों का इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो ये आपका हो गया आपका विचारात्मक निबंध, ठीक है। जैसे कि आपको एक जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे भाई, तो इस पर अगर आपको आपका एक टॉपिक है, इसमें अगर दे दिया जाए कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे हम लोग, तो आप कुछ ना कुछ तो बुद्धि लगाएंगे तो आप तर्क देंगे, और तर्क देंगे तो कुछ ना कुछ सोचेंगे, जरूर सोचेंगे तो आप तर्क देंगे, ठीक है। तो इसमें ये सब होता है, जैसे कि वायु प्रदूषण कैसे फैल रहा है, इसकी जो लेवल है वो आगे कैसे जा रहे हैं, तो इन पर आपको एक विचार प्रस्तुत करना है, तो ये विचारात्मक निबंध के तौर पर आ जाएगा। एक और है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये कई बार आप लोग देखे होंगे, आप इतिहास में शायद आप या इकोनॉमिक्स में देखे होंगे, ये शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप लोग देखेंगे ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी खोज जो होती है ना वो आविष्कार की, आवश्यकता में से होता है, यानी आपका जो चीजें जरूरत हो वो चीजें आविष्कार की जननी है, यानी उसकी माँ है, ये जननी मीन से कहा जाए एक हिसाब से, यानी ये भी कह सकते हैं कि आवश्यकता आपकी आविष्कार की माँ है। जब आपको जरूरत होगा किसी चीज का तो आप उनका विकास करेंगे और उस पर बुद्धि लगाएंगे, उस पर तर्क करेंगे और वहां पर हो जाएगा किसी चीज का आविष्कार, ठीक है। तो ये आवश्यकता ही आपकी आविष्कार की जननी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विचारात्मक निबंध समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, आपका निबंध में जो अंतिम आपका जो भाग है वो है आपका आपका है वह भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध यानी इमोशनल जो आपका होता है ना, आपका कंपोजिशन,
वो है आपका भावनात्मक निबंध। इमोशन से हम लोगों का मतलब ये आता है किसी का भाव, यानी किसी का अगर किसी के अंदर में कैसी भावनाएं रहती हैं, उनको अगर आप सही रूप से प्रस्तुत करते हैं किसी रिलेटेड में किसी टॉपिक पे, तो उसे कहते हैं हम लोग भावनात्मक निबंध। ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं कि ये भावनात्मक निबंध, ये निबंध का सर्वाधिक कठिन रूप है। ये निबंध जो है ना, इन तीनों निबंधों में से सबसे कठिन वाला है, तो ये है भावनात्मक निबंध। ठीक है, भावनात्मक निबंध केवल उच्च कक्षाओं के लिए के विद्यार्थियों के लिए ही लिख सकते हैं। जो उच्च कक्षा के विद्यार्थी होते हैं, जैसे कि आपका 10th है, 12th है, या आगे कोई भी आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या आप कई सारे आप लोग बीएड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये भावनात्मक निबंध होता है, क्योंकि उनके अंदर जो होते हैं ना, वो सोचने का और तर्क करने का एक अच्छा उसको समझ रहती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तार्किक क्षमताओं में ज़्यादा वो रहते हैं, जिसके कारण उनमें इमोशनल जो होता है ना, जो चीज़ें होती हैं उनको समझने में, परखने में आसानी रहती है, इसीलिए उच्च कक्षाओं के लिए ये रहते हैं। तो ये उच्च कक्षा के विद्यार्थी ही लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो होते हैं ना, मौलिकता की आवश्यकता होती है। मौलिकता जो शब्द है आपका, इसमें देखा जाए तो मौलिकता में हम लोगों को सभी को एक समान देखकर लिखना है, ठीक है? एक अधिकार देकर लिखना है, ठीक है? तो ऐसा उसमें होता है, और किसमें? भावनात्मक निबंध में। भावना में ऐसा नहीं किसी को ठेस पहुँचाया जाए, ऐसा नहीं कोई किसी में हिंसा किया जाए, लेकिन वो होता है आपका, तो भावनात्मक निबंध होता है, ठीक है? अब देखते हैं कि इस प्रकार का जो निबंध है, इस प्रकार के निबंध अहिंसा, श्रद्धा, भक्ति आदि विषय पर आधारित लिखे जाते हैं। यानी ऐसा जो निबंध होता है ना, वो अहिंसा, यानी जिसमें हिंसा की बात ना हो, श्रद्धा यानी उसमें एक जुड़ाव जैसा महसूस करना, और भक्ति यानी उसमें एक जो होते हैं ना, हम लोगों का भक्ति कहने का अर्थ ये है, उसमें डूब जाना, यानी आदि के विषय पर आधारित होते हैं। तो ये बच्चे को जब समझ में आएगा कि हिंसा क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, तो भी वो लिख सकते हैं कि ये हिंसा पे क्या चीज़ें लिखना है, क्या वो भावना उस पे रखते हैं, अच्छा क्या है, खराब क्या है। ये जब परख आ जाती है ना, यानी बच्चा देखा जाए तो अमूर्त चिंतन को छोड़कर मूर्त चिंतन करेगा आपका, वो एक अच्छे समझ लीजिए अच्छे स्टेज में आएगा, तभी ये सभी लिख सकते हैं वो, ठीक है? तो ये सभी शब्द आपका हो सकता है। उदाहरण के लिए है कि चांदनी रात आपका है, एक आपका भावनात्मक निबंध है। चांदनी रात आप जब पढ़ेंगे तो इसमें भावना बहुत सारी आएगी कि इसमें कैसे-कैसे दिन होते हैं। ऐसा नहीं कि चांदनी रात होते इसमें, यानी कैसा उसपे भावना, एक भावना के तौर पर निबंध लिखा गया, उसको पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे फीलिंग आते हैं अंदर-अंदर, ठीक है? उसके बाद बुढ़ापा भी एक निबंध है, आप लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत सारे हैं। बरसात का पहला दिन है, मेरे सपनों का भारत है, ठीक है? तो ये सब टॉपिक है आपका, जिस पर आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये जिस प्रकार का आप लोग ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, छोटे बच्चे लिख नहीं सकते इन टॉपिक पे, क्योंकि ये उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए है। उनमें जो होती है ना, वो आपका देखा जाए तो मूर्त चिंतन की ओर ज़्यादा वो रहते हैं, जिसके कारण वो ये लिख सकते हैं। उन पर उनमें भावनाएँ विकसित हो जाती हैं, भावना जो होती है, ठीक है? तो ये बच्चे बड़े बच्चे लिख सकते हैं। तो आप लोगों के जो 10th में है, उसमें भी बहुत सारे निबंध हैं, जो कि आप पढ़ेंगे। तो उसमें और सारे एक बहुत से एक निबंध है आपका, जो कि याद नहीं आ रहा उतना, तो ये आप निबंध में लिख सकते हैं, ठीक है? तो उनमें निबंध है, तो निबंध उन्हीं बच्चों के लिए होता है। आप लोग ऐसे नहीं देखेंगे कि 8th और 7th 8th के बच्चों को निबंध नहीं लिखाया जाता है, कि ये वाला निबंध जो भावना वाला निबंध होता है, ठीक है? तो हम लोग जान लिए कि निबंध क्या होता है। आपको एक फॉर्मेट बना के देता हूँ मैं कि निबंध को कैसे लिखा जाता है, जो कि आप लिखेंगे तो अच्छे अंक आएँगे। तो ये मेन टॉपिक आपका अभी हो जाता है, ठीक है? वो भी आपके थे, कैसे निबंध को पढ़ा जाता है, किस-किस टॉपिक पे निबंध होता है, तो वो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपका जो है एक निबंध का हम फॉर्मेट लिए हैं, जिसमें है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट में क्या है कि इसमें एक आपको एक विषय का आपका एक टॉपिक दे दिया गया है, जैसे कहते हैं कि आपका एक मुद्दा दे दिया गया है, जिसमें कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, इसको कहते हैं। इस पे आपको 200 शब्द, 300 शब्द में लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जनसंख्या विस्फोट कहते हैं किसको है, ये लिख देते हैं। उसके बाद इसकी क्या-क्या कमी है, सबको मिला-जुला के लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसको अलग-अलग तरीके से लिखा जाता है। उसमें क्या-क्या तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कैसे लिखा जाता है। और एक फॉर्मेट आपके सामने पे तैयार है, और सारे मैं फॉर्मेट आपको एक स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो ये सारे फॉर्मेट होते हैं लिखने के, तो वो ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये हम एक टॉपिक लिए आपका जनसंख्या विस्फोट, इस पे आपको 200 शब्द, 300 शब्द का लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको कोई भी अगर आपका टॉपिक रहेगा, तो उसकी क्या भूमिका है वो लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको भूमिका पे ध्यान देना, क्या ध्यान देना है? भूमिका पे। भूमिका में क्या-क्या है, देखो हम लिखे हैं कि जनसंख्या विस्फोट में, कि जिस भारत को देश के पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जहां दूध की नदियां बहती थी,
उस देश के लोग शायद अवधूत के रंग को भी नहीं अब पहचान पा रहे हैं। आजकल बहुत से व्यक्तियों के पास रहने के लिए घर नहीं है, अपने शरीर को ढकने के लिए उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं है, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। तो ये सारी भूमिका है, क्या भूमिका है? जनसंख्या विस्फोट होने के। जब जनसंख्या विस्फोट हुआ, जिसके कारण ही क्या हुआ, ये सभी चीजें हमारे देश के सामने आए। ठीक है, तो अब देखते हैं जनसंख्या विस्फोट के अब क्या क्या कारण है, उसको लिखना है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? अब देखो यहाँ पर हम एक टॉपिक बनाए हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण। अभी भूमिका लिखने के बाद कारण लिखना है कोई भी चीज का। ठीक है, तब देखो यहाँ पर बाल विवाह कारण क्या हो सकता है? बाल विवाह है, बहु विवाह यानी बहुत ज्यादा विवाह हो रहा है, गरीबी है, मनोरंजन की कमी है, यानी लोगों को मनोरंजन ही नहीं आ रहा है, जिंदगी में मजा ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो शादी की तरफ जा रहे हैं और जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इसका कारण। तो गर्म वातावरण है, निरक्षरता है, रूढ़िवादिता नहीं, पुरानी परंपरा है उनके पास की हमारे देखा जाता था पहले के जमाने में कि जल्दी शादी करा दिया जाता था, जिसके बाद उसी रूढ़िवादिता भी है, निरक्षरता यानी उसमें ज्ञान नहीं है, उसको साक्षर नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, जिसके कारण वो है। ग्रामीण क्षेत्र में कम उपचार है, कम उपचार का मतलब यानी वहां पर लोग ज्यादा उपचारित नहीं है, यानी लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे कि क्या करना चाहिए, कितने वक्त में शादी करना चाहिए, कब क्या अच्छे हमारे देश के हालात हो सकते हैं, तो वो उनमें कमी है। ये तो कारण लिख लिया। अब उसके क्या करना है कि उसके क्या दुष्परिणाम है, उसके क्या मान के चलो गलतियां हैं, उसको बताना है। तो जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम को ले लिए। देखो इतना सा अगर लिख लिया ना, उम्मीद के साथ कह सकता हूँ आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखो दुष्परिणाम को बताना है। भारत के वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का मूल देश की बढ़ती जनसंख्या है। यानी हमारे दुष्परिणाम जो है ना, इनके ये है कि भारत के आर्थिक, सामाजिक, यानी आर्थिक आपका जो पैसा का है और सामाजिक भी है, और जनसंख्या का विस्फोट ये दुष्परिणाम और राजनीतिक मुद्दों का भी ये एक विषय बन जाता है। ठीक है, तो इनका देश की बढ़ती जनसंख्या है, तो ये आप लोग दुष्परिणाम बता दिए। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट के निदान, अब कैसे उसका निदान किया जाए, जब बढ़ गई जनसंख्या तो उसका निदान कैसे किया जाए, तो ये हम लोग यहाँ पर लिए हैं कि जनसंख्या विस्फोट के निदान के लिए सरकार की नीति निर्माताओं को एक मजबूत जनसंख्या नीति बनाने का पहल करना चाहिए, यानी उस पर काम करना चाहिए। तभी क्या होगा, जनसंख्या में कमी आएगी। नहीं तो ऐसा है कि कुछ दिनों में ऐसी जनसंख्या हो जाएगी जो कि लोगों को कपड़े भी नहीं मिलेंगे, खाने के लिए सही वस्त्र, खाने के लिए अच्छे भोजन नहीं मिलेंगे, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलेंगे, निरक्षर होंगे, और बहुत सारी एक संभावना आ सकती है जो कि हमारे देश के लिए गलत साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों को याद रखना है कि सबसे पहले आपको भूमिका करना है किसी भी चीज का, उसके बाद उसके कारण बताना है, उसके बाद दुष्परिणाम बताना है, उसके बाद उसका निदान करना है। तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट है जो कि आप देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 8 नंबर में से किसी भी का 8 नंबर में से कटने वाले एक भी नंबर नहीं है, ये अगर तरीका रहा। और एक चीज करना है, यहाँ जो भूमिका लिखे ना, इसको अलग कलर से लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर ब्लैक से लिख दिए, लेकिन आपको करना है कि इसको अगर आप ब्लैक से लिख रहे हैं तो इसको ब्लू से लिखना है, या इसको ब्लू से तो इसको ब्लैक से लिखना है। तो ये सभी चीजों को अगर हाईलाइट करेंगे ना, तो वो देखेंगे तो एक अच्छे नंबर के रूप में आपको चुन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी निबंध के बारे में, और सारे निबंध यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम जनसंख्या विस्फोट के बारे में जितने भी चीज बताए और निबंध कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताए, तो आप लोगों को ये सभी वीडियोस में जितनी भी जानकारी मिली होगी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।